डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्रे एसबी पे। हम लोग हिंदी पेडागोजी को अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे और एक चीज़ मैं शायद आपको बताना भूल गया और मैं आज आपको वो बताना चाहता हूँ कि हिंदी पेडागोजी की जो क्लास हम कर रहे हैं, हिंदी पेडागोजी की जो क्लास हम कर रहे हैं वो क्लास आपको संस्कृत पेडागोजी में भी मदद करेगी। इसका मतलब ये है कि जो हम हिंदी की आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे हैं और जो संस्कृत की शिक्षा शास्त्र होती है उसका एक ही सिलेबस है। तो यदि आप ये हिंदी पेडागोजी की क्लास करते हैं तो संस्कृत की पेडागोजी आपसे वैसे ही बनेगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक जैसा है, दोनों की थ्योरी एक ही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं हिंदी की पेडागोजी या हिंदी का शिक्षा शास्त्र जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका साथ ही साथ संस्कृत का शिक्षा शास्त्र भी कंप्लीट हो रहा है। आपको संस्कृत के शिक्षा शास्त्र की अलग से कोई वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कोई किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और संस्कृत दोनों की शिक्षा शास्त्र आपकी इन्हीं वीडियो में यानी कि हिंदी की शिक्षा शास्त्र में ही कंप्लीट हो जाएंगी। बस आपको अतिरिक्त ये करना है कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सॉल्व करने हैं वो आपको संस्कृत में सॉल्व करने हैं। थ्योरी हिंदी की पढ़ना है और यदि हिंदी पेडागोजी आपकी कवर करना है तो आपको हिंदी में सॉल्व करना है, और संस्कृत आप तैयार करना चाहते हैं तो थ्योरी यही पढ़ना है, संस्कृत में प्रश्न बस आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन थ्योरी यही पढ़ना है। आपको ये नहीं करना है कि थ्योरी आप संस्कृत में पढ़ें, थ्योरी आपको इसी को पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन बस आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस आपको संस्कृत में करना है। तो एक क्लास में हम 2 क्लासें कंप्लीट करेंगे, एक तो हिंदी की तो हमारी होगी ही, साथ में हम संस्कृत की थ्योरी भी इसी क्लास में पढ़ेंगे। एक थ्योरी और 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, एक तो हिंदी की एक संस्कृत की। तो मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं आप लोगों के लिए। ये मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, अलग से विश्लेषण करके, विवेचन करके चीज़ों का मैंने ये फैक्ट तैयार किए हैं। और रोज़ हमारी ये क्लास होगी ये हिंदी पेडागोजी संस्कृत पेडागोजी की, जिसमें हम कुछ फैक्ट 8-10 फैक्ट रोज़ लेंगे। और ये सीरीज़ हमने आज से न्यू शुरू की है आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 8 या 10 बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझाए जाएंगे, आपको PDF भी सेंड की जाएगी। तो चलिए हम बिना समय गवाए इसको शुरू करेंगे। कि सबसे पहले हमारा पहला फैक्ट है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। इनके कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो भाषा सीखता है, व्यक्ति वो भाषा सीखता है वो कैसे सीखता है, वो समाज के साथ जुड़ के सीखता है। समाज के साथ संपर्क का मतलब है समाज के साथ जुड़ना, समाज के साथ जुड़ना, परिवार के साथ जुड़ना, रिश्तेदारों के साथ जुड़ना और ढेर सारे लोगों के साथ जुड़ना। तो व्यक्ति जो भाषा सीखता है वो समाज के साथ जुड़ता है, इसलिए सीखता है। इस जो आपको यहाँ ये लाइन लिखी है इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति जो भाषा सीख लेता है जन्म से ही, छोटा बालक जब भाषा 3-4 वर्ष का होने पर सीख लेता है, वो क्यों सीख लेता है? क्योंकि वह समाज के साथ टच में रहता है, वो परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार के साथ टच में रहता है, उनके साथ जुड़ के रहता है, उनके साथ संपर्क करता है, इसलिए वह भाषा सीख जाता है। और ये किसने कहा है? यदि ये पूछ ले कि ये किसने कहा है कि व्यक्ति समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, तो इसको आप याद रखें, ये वाइगोट्स्की ने कहा है, वाइगोट्स्की ने कहा है। ये किसने कहा है? वाइगोट्स्की ने कहा है। तो एक पॉइंट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और अब हम जाएंगे दूसरे पे। हम बहुत कम समय में 8 या 10 ये पॉइंट हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, इनको डिस्कस करेंगे और हमारी खासियत रहेगी हम बहुत कम समय का प्रयोग करेंगे। तो अगला है कि बच्चा उन चीज़ों को जल्दी सीखता है, बच्चा उन चीज़ों को जल्दी सीखता है जिनका संबंध उसके दैनिक जीवन से होता है। बालक उन चीज़ों को जल्दी सीखता है जिसका संबंध उसके दैनिक जीवन से होता है, उसकी डेली लाइफ से होता है जिसका संबंध। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे बच्चे को सिखाया गया स्कूल में, बच्चे को पर्यावरण की क्लास में सिखाया गया कि हमें कचरा जो है वो हमें कचरा नहीं फैलाना है, हमें कचरा नहीं फैलाना है और हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। टीचर ने उसको पढ़ाया कि हमें कचरा नहीं फैलाना है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है और सूखे कचरे को हमें इस डब्बे में डालना है और गीले कचरे को हमें इस डब्बे में डालना है। तो ये टीचर ने सिखाया। अब इसका दैनिक जीवन में, इसका दैनिक जीवन से संबंध कैसे करना है? अब शिक्षक उनको उदाहरण देता है कि जब आप सब्जी लेने जाते हो बाजार में या कोई सामान लेने जाते हो बाजार में, जैसे अभी दीपावली की शॉपिंग लोग करते हैं, तो उसमें हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है, हमें अपने कपड़े का या रेशम का थैला लेके जाना है सौदा सामान लेने के लिए, चाहे फिर वो हम सब्जी लें या चाहे किराने की दुकान लें। तो वो बताता है कि हमें कचरा जो है, जब हम बाहर कोई सामान लेते हैं या खरीदते हैं या फुल्की या टिकियाँ जो खाते हैं, तो वो हमें डस्टबिन में फेंकना है।
तो ये सारी चीज़ें उसके दैनिक जीवन से संबंधित हैं। तो बालक उन चीज़ों को जल्दी सीखेगा यदि आप उसके दैनिक जीवन से संबंधित करके दैनिक जीवन से जोड़ के उसको पढ़ाएंगे। इससे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला है कि प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी में, प्रारंभिक अवस्था जो है, पहली जो अवस्था जो है, प्रारंभिक अवस्था या पहली अवस्था, इसको भाषा सीखने के क्रम में तैयारी की अवस्था कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाषा सीखने के क्रम में तैयारी की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो प्रारंभिक अवस्था को। और यदि ये पूछ ले कि प्रारंभिक अवस्था का समय क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि प्रारंभिक अवस्था का समय है 10 या 12 माह। 10 या 12 माह के बाद जो अवस्था शुरू होती है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। और प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के क्रम में तैयारी की अवस्था कहा जाता है। और यदि प्रश्न ऐसे पूछ ले कि प्रारंभिक भाषा सीखने के क्रम में तैयारी की अवस्था किसको कहा जाता है, उदाहरण दे देगो शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो फिर आप लगाएंगे कि भाषा सीखने के क्रम में तैयारी की अवस्था शैशव अवस्था को कहा जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट कि बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में सबसे पहले भाषा का विकास होता है। बालक में सबसे पहले भाषा का विकास कैसे हो रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में। जैसे मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? ये मौखिक अभिव्यक्ति है। ओरल एक्सप्रेशन, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये मौखिक अभिव्यक्ति है। तो बालक में सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले बालक बोलना सीखता है। अभिव्यक्ति कितने प्रकार की मैंने आपको बताई? मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताई है कि अभिव्यक्ति 3 प्रकार की होती हैं और बालक में 3 प्रकार की अभिव्यक्ति विकसित होती हैं। एक मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा लिखित अभिव्यक्ति, तीसरा सांकेतिक अभिव्यक्ति। जैसे मैंने ये संकेत बना दिया, तो तीसरा होता है सांकेतिक अभिव्यक्ति। पहला मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा लिखित अभिव्यक्ति और तीसरा सांकेतिक अभिव्यक्ति। तो बालक में सबसे पहले कौन सी अभिव्यक्ति विकसित होती है? मौखिक अभिव्यक्ति। यानी कि बालक सबसे पहले बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है और फिर सांकेतिक अभिव्यक्ति सीखता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बालक अपने वातावरण या परिवेश का अनुकरण करके भाषा सीखता है। बालक कैसे भाषा सीखता है? तो बालक सबसे पहले अपने वातावरण, अपने परिवेश का, अपने आसपास के लोगों को देखते हुए भाषा सीखता है। जैसी भाषा उसके आसपास, समाज में, पड़ोस में, घर में प्रयोग की जाएगी, उसका ही अनुकरण वो करेगा, उसकी ही नकल वो करेगा और भाषा सीखेगा। लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बालक भाषा सीखता है अनुकरण करके या नकल करके? तो वहाँ एक मैंने देखा है, वैसे तो अनुकरण करने का मतलब यही होता है, नकल करना, दूसरे को देखना फिर उसकी कॉपी कर देना, ये तो नकल करना होता। लेकिन एग्जामिनर ने नकल करना भी ऑप्शन में दिया था। क्या दिया था? नकल करना ऑप्शन में दिया था और अनुकरण करना भी ऑप्शन में दिया था। और प्रश्न पूछा था कि बालक कैसे भाषा सीखता है, अनुकरण करके या नकल करके? तो आपको वहां लगाना है अनुकरण करके भाषा सीखता है तो वो नकल ही करना, लेकिन नकल करना ऑप्शन में हमें नहीं लगाना है, क्योंकि वहां हमें लगाना है अनुकरण करना। तो बालक अपने परिवेश का अनुकरण करके ही भाषा सीखता है। इसके बाद अगला फैक्ट है, अपनी मातृभाषा को सीखना भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। अपनी मातृभाषा को सीखना, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपकी मातृभाषा मराठी है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपकी मातृभाषा मराठी है, तो आप मराठी को जब सीखते हैं तो उसके लिए आपको कहीं स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब घर में रहते हैं, 3-4 वर्ष के हो जाते हैं, तो आप मराठी ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप हिंदी वैसे ही सीख जाते हैं। यदि आप गुजरात में रहते हैं तो आप गुजराती वैसे ही सीख जाते हैं। तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिलनाडु जन्म से ही सीख जाते हैं 3-4 वर्ष का होने पर। तो ये आपकी मातृभाषा है और आप अपनी मातृभाषा को सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भाषा का अर्जन कर रहे हैं, तो अपनी मातृभाषा को सीखना भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला फैक्ट है कि भाषा अधिगम। अगला फैक्ट क्या है कि भाषा अधिगम भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भाषा अर्जन जो है वो तो आपको जन्म से ही आप सीख जाते हैं 3-4 वर्ष का होने पर, क्योंकि आपके परिवार से, समाज से वो भाषा आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है। उसका आपको कहीं से अलग से सीखना नहीं पड़ता। उसको, आपकी मातृभाषा को, आपके आसपास जो भाषा बोली जाती है उसको आपको कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिक ही उसको सीख जाते हैं। लेकिन मान लो यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने हिंदी भाषा का तो अर्जन कर लिया,
क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है तो आप ऑटोमेटिक सीख गए। लेकिन यदि आपको इंग्लिश सीखना है, संस्कृत सीखना है, फ्रेंच या इटालियन सीखना है तो उसके लिए आपको भाषा का अधिगम करना पड़ेगा, वो भाषा सीखनी पड़ेगी और वो आपको प्रयास करने के बाद ही आप सीख सकते हैं फ्रेंच या इटालियन को या इंग्लिश को। तो उस भाषा का यदि आपको अधिगम करना है, दूसरी या तीसरी भाषा का, तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा अधिगम भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बाद अगला है कि भाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। अगला क्या है? सर्वांगीण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। तो सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है। यदि आप सीखते हैं, हो सकता है आप 2 भाषाएं सीखो, कोई हो सकता है 10 भाषाएं सीख लेता है, कोई 5 भाषाएं सीख लेता है, कोई 2 भाषा भी अच्छे से नहीं सीख पाता। तो ये क्या होता है? सीखने से आपका सर्वांगीण विकास होता है, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है सीखने से, आपका दिमाग बढ़ता है सीखने से, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, उससे आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस की हैं, यदि आपने वीडियोज ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं। तो सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है। आप अपने से छोटों से भी सीखें, अपने से बड़ों से भी सीखें, बुजुर्गों भी सीखें और आप अपने समान उम्र के व्यक्तियों से भी सीखें, जहाँ से भी जैसे आपको अच्छा जो सीखने को मिले वो से वहाँ से आप सीखें। इससे आपका ही विकास होगा और 1-2 पक्ष का विकास नहीं होगा, आपका सारा विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। शरीर भी बढ़ेगा, दिमाग भी बढ़ेगा, पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, सब कुछ होगा सीखने से। तो लगभग ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद कोई पॉइंट रह नहीं गया है। और ये PDF मैं आपको इस ग्रुप पे भेज दूंगा, यदि आप ग्रुप से ना जुड़े हो तो जुड़ सकते हैं। 9111469758 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं ऑपरेट करता हूँ और इस पर आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। और एक बात आप एक बात कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ मेरी कैसी लगी। यदि बढ़िया सीरीज लगी हो तो आप कमेंट करें और ना लगी हो तो भी कमेंट करें। ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।